नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। 50,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के भी जख्मी होने की बात सामने आई है। एक बाइक और तमंचा मौके से बरामद किया गया है। भोपा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस ने 50,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी में बदमाश घायल भी हुआ है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी के भी जख्मी होने की बात सामने आई है। हमारे संवाददाता विनेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनेश, क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश था कपिल, इसको मुठभेड़ गोली लगी है और गोली लगने से घायल हुआ है। ये कपिल नाम का जो बदमाश गंभीर हत्या का एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और इसी दौरान 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड में एसआईटी टीम आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सीएम ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में डीआईजी चंद्रप्रकाश और एसपी पूनम ने केस की जांच पड़ताल की है। हाथरस कांड की तह तक जाने के लिए सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया था। उम्मीद की जा रही है कि आज एसआईटी की तरफ से जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपी जा सकती है, क्योंकि 1 हफ्ते की डेडलाइन सीएम की तरफ से दी गई थी। 1 हफ्ते में एसआईटी टीम ने पीड़ित परिजनों से जाकर मुलाकात की है, बातचीत की है, पूछताछ की है। इसके अलावा आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। उसके आधार पर एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज ये रिपोर्ट सीएम को सुपुर्द कर दी जाएगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि एसआईटी टीम में गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई थी। इसके अलावा डीआईजी चंद्रप्रकाश और एसपी पूनम ने भी इस केस की जांच पड़ताल की है। संवाददाता शबाब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शबाब, उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी आज जांच रिपोर्ट सौंप देगी सीएम को? हाँ बिल्कुल। देखिए अमित, चूंकि 1 हफ्ते का वक्त एसआईटी को दिया गया था अपनी जांच रिपोर्ट को पूरा करने के लिए और आज लगभग वो दिन पूरे हो रहे हैं, तो सारे बयानों को दर्ज करने के बाद और तमाम जो तफ्तीश है उसको पूरा करने के बाद आज देर शाम तक जैसे भी माहौल बनेगा, एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके बाद जो है वो आगे की जो तफ्तीश है, जो आगे के सीबीआई वगैरह के रास्ते खुलते हैं, तो देखना होगा कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट क्या देती है और उसके बाद किस तरीके से जो आरोपी हैं उनको किस तरीके की सजा मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाब और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच हाथरस केस में न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक आरोपी संदीप की पीड़ित परिवार के एक नंबर पर बातचीत हुआ करती थी और यह नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। पीड़िता के भाई ने भी यह माना है कि उसी का नंबर है। हाथरस केस में न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पीड़ित लड़की के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत कई घंटों तक होती थी। न्यूज 18 के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़ित के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि न्यूज 18 के लाइव प्रोग्राम में पीड़ित के भाई ने ये माना कि वो उसका ही नंबर है। ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 97 96 21। ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं वो ठीक है बस ये देखिए। क्या आपने स्वीकार किया? ये आपका नंबर है? नहीं, ये वाला ये नंबर तो आपका है ना जी। ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर है। फतेहपुर के जिला अस्पताल के मेन गेट पर प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। यहां पर शराब के नशे में धुत प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मियों ने मामूली सी बात पर 2 तीमारदारों की जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एक बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां पर एक पिता को बेटी से रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिता ने रिश्ते को कलंकित किया है। 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने रेप की इस वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी ने थाने में तहरीर दी है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है पीलीभीत से, जहां पर पिता पर बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पत्नी की गैर मौजूदगी में उसने 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई। सीतापुर जेल में बंद एसपी विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीन कब्जे के 3 मामलों में जमानत दे दी है। हालांकि इससे उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला अभी भी विचाराधीन है। आजम खां, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। उधर रामपुर में आजम खां के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की अवैध जमीन पर हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया है। नियमों की अनदेखी कर यहां पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। आले हसन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रामपुर में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की अवैध जमीन पर हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चला। आले हसन आजम के सारे गुनाहों का साझेदार था और उस दौरान वो सीओ था। 2 बुलडोजर भी अवैध कब्जे को नहीं हटा सके। बुधवार को बड़ी मशीनों के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली सिविल लाइंस में 500 वर्ग मीटर के अवैध प्लाट पर नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व सीओ आले हसन पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आले हसन ने आरडीए के नोटिस का जवाब नहीं दिया था। आरडीए से जो नोटिस जारी है वसीम और जावेद हसन के नाम से जारी हुआ है। उनके नाम 500 वर्ग मीटर का लगभग जो प्लाट है उस पर निर्माण कर रहे थे और वो निर्माण जो है नियमों के विरुद्ध था। सेटबैक में उसमें समस्या थी और इस कारण से उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था। ये प्लॉट आले हसन के बेटे वसीम और जावेद के नाम पर है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गई। यूपी सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। सभी के साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। निजीकरण के विरोध में यूपी के कई शहरों में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। इसके चलते कई शहरों में बत्ती भी गुल रही थी। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप होने से कई इलाकों में बिजली संकट गहरा गया था। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी संगम नगरी प्रयागराज में कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। इस बात से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और बमरौली पावर हाउस के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ता हुआ देखकर मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे और लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का यह कहना था कि बिजली नहीं होने के चलते घर में पानी की किल्लत हो गई है और बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन काफी परेशान हैं। मृतक के भाई ने 29 दिन बाद भी तीनों आरोपियों के फरार रहने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। व्यापारी के भाई ने डीआईजी शलभ माथुर को जांच सौंपे जाने और एसटीएफ की निगरानी में समयबद्ध गिरफ्तारी की मांग की है। सभी प्रशासनिक अधिकारी अपराधियों को गिरफ्त में लाने की बात कर रहे हैं, परंतु स्थानीय पुलिस महकमे में बैठे विभीषण अपराधियों को पहले ही इसकी सूचना दे देते हैं। उन्हें फरार कराकर आईपीएस व अन्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। हरदोई में एक परिवार न्याय पाने के लिए एसपी ऑफिस के पास धरने पर बैठ गया। हालांकि तहसील दिवस होने के चलते उसकी आला अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई।
सीओ बघौली ने पीड़ित की समस्या को सुनकर जल्द ही इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर धरना समाप्त करवाया। पीड़ित परिवार दहेज के लिए बेटी की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार डाला और अब उसके ऊपर सुलह करने और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने 3/9/2020 को उन्होंने गला दबा के मार डाला था और हम आज तक बराबर सर कोतवाली हर जगह दौड़ रहे हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है। हमारा मुकदमा पहली तक 1 महीने के बाद लिखा गया है ताकि पुलिस आज भी उन्हें मुलजिम ऐसे घूम रहे हैं, हमको धमका रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी की डेथ जो है 3/4 की रात में ससुराल वालों ने 50,000 रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर कर दिया है। पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है। बिसरा प्रिजर्व है, बिसरा परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य आधार पर की। उधर जालौन में अन्ना जानवरों द्वारा फसल चरे जाने से परेशान महिला ने खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बुजुर्ग महिला के पास 2 बीघा जमीन थी। इसमें उसने बाजरे की फसल बोई थी, लेकिन अन्ना जानवरों ने फसल चरकर नुकसान कर दिया था। इस बात से परेशान होकर उसने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। वो फांसी लटकी हुई थी। किसके पेड़ से लगी? बिरिया के पेड़ से। क्यों लगा ली फांसी? वो जो फसल करी थी इसको गाय चरते हुए देखा और उन पर सहन न हुआ, इसके कारण लगा। केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए काफी कुछ प्रयास कर रही है। उसके बावजूद मरीजों तक उसका लाभ सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां पर जिला अस्पताल के डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां पर 2 गंभीर महिलाओं को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पाया। फर्श पर लिटाकर इन महिलाओं का इलाज किया गया। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीर कैद हो गई। जब इन महिलाओं का इलाज कर रहे डॉक्टर से सवाल किया गया, तब उन्होंने ये कहते हुए कैमरे से मुंह मोड़ लिया कि इसका जवाब सीनियर डॉक्टर से लीजिए। मरीज हम लेके आए थे तो बोले कि इसमें लिटा दो, वो गंदा हुआ था तो हम फर्श में लिटा दिए। पलंग मिला नहीं हमें। बेड नहीं दी गई आपको? बेड नहीं मिला, यहाँ बेड का कोई सिस्टम ही नहीं है। आपने अस्पताल कर्मचारियों से नहीं कहा, स्टाफ डॉक्टर से नहीं कहा कि हमें हमारे मरीज को बेड नहीं मिला? हम लोगों से कुछ नहीं बोले, वो बोले इसमें लेट नहीं तो हम इधर लेके आए। और मेरठ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सब्जी का ठेला लगाने वाले 2 नेशनल खिलाड़ियों को सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोरोना काल में पिता की नौकरी चले जाने के बाद नेशनल तीरंदाज नीरज चौहान और बॉक्सर सुनील चौहान सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर थे, लेकिन सरकारी मदद के बाद इन दोनों खिलाड़ियों और इनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब दोनों भाइयों के हौसले बुलंद हैं और वो ओलंपिक में पदक जीतकर देश और यूपी का नाम रोशन करने की तैयारी में। सुन के खुशी हुई आज कि हम लोग भी अब अपने ऊपर पैसा लगाएंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस मेहनत करेंगे और फिर देश का नाम रोशन करेंगे, अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बस बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सरकार का और उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छी मेहनत लगन से करेंगे। लॉकडाउन में मेरे पापा की जो जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, तो उसके चलते ही ये सब करना पड़ा कि ठेला चलाना पड़ा और पापा का हेल्प कराने लगे, पूरे हेल्प कराते थे और फिर हमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ती थी, उसमें ही ट्रेनिंग भी करते थे थोड़ी थोड़ी और वही सब्जी बेच कर फिर चलाना पड़ता था। कभी बिक्री होती थी, कभी नहीं होती थी। रिलायंस की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,512 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। वो कंपनी में 1.2% की हिस्सेदारी खरीदेगी। इससे रिलायंस रिटेल में हाल के दिनों में 7 कंपनियों के साथ 8वां बड़ा निवेश है। अब रिलायंस रिटेल में अलग अलग कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी उड़ान हुई है। आरआईएल की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,512 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल की 1.2% की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस नए निवेश के साथ अब रिलायंस रिटेल में हाल के दिनों में 7 कंपनियों का 8वां बड़ा निवेश है। अब रिलायंस रिटेल में अलग अलग कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इन कंपनियों ने रिलायंस रिटेल की कुल 9% हिस्सेदारी खरीद ली है। कोरोना संकट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर से कंपनियों का निवेश का सिलसिला जारी है।
इसी क्रम में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। अब घर के बाहर गमले में लगे खूबसूरत पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है। कानपुर के 2 होनहार छात्रों ने ऐसी तकनीक ईजाद की है जो गमले में पानी को सूखने नहीं देगा और पौधा हमेशा ही हरा भरा रहेगा। यकीन मानिए, इस गमले में लगे पौधे को कोई इंसान नहीं सींच रहा, बल्कि सूखी मिट्टी होते ही पानी अपने आप गिरने लगता है। इस चमत्कार को कानपुर के रहने वाले इन छात्रों ने किया है। जय नारायण विद्या मंदिर में 9वीं में पढ़ने वाले सारांश और 7वीं के छात्र दिव्यांश बंसल ने रोबोटिक प्रोग्रामिंग के जरिए एक नई खोज की है। ज़्यादातर गमले ऐसे होते हैं जिनको हमेशा मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। हमने मेनली उसी को देख के बनाया। जैसे अब कभी कभार हम लोगों ने पानी डाल दिया और फिर अगले दिन भूल गए तो वो गमला ख़राब हो जाता है। और अगर हम लोग ये डिवाइस वहाँ पे फिट कर देंगे तो वो गमला जल्दी ख़राब नहीं होगा। दोनों भाइयों ने इनोवेटिव ऑटो प्लांट गिफ्ट सेट के नाम से किट तैयार की है जो आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इस किट में कमरे में रखने जाने वाले किसी भी गमले के पानी का छोटा सा टैंक लगा होता है जो पौधे तक पानी पहुंचाएगा। खास बात यह है कि पौधे में ये किट उतना ही पानी पहुंचाएगा जितना पौधे की जरूरत है। यानी 2 लीटर का टैंक लगाने से 20 दिन तक ऑटोमेटिक पानी की सिंचाई होती रहेगी। फिलहाल इस किट को बनाने में करीब 1,000 रुपए की लागत आई है। हम लोगों ने आर्डिनो यूएनओ को यूज़ करा है। उसमें ये होता है कि आपको लैपटॉप से प्रोग्रामिंग करनी रहती है एक ऐप के द्वारा, और फिर जब उसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है तो फिर एक और सामान आता है रिले मॉड्यूल और सॉइल मॉइस्चर सेंसर मॉड्यूल। उसको फिर हम लोगों ने जंपर वायर से उसको मतलब आर्डिनो से जोड़ा और फिर उसमें प्रोग्रामिंग फिर से एक बार करके इसको हम लोगों ने ऐसे चलाया। इस तकनीक की खोज के लिए दोनों भाइयों की सोच और भी बड़ी थी। दोनों होनहार चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को किसानों के नाम समर्पित किया जाए, लेकिन खर्च ज्यादा होने की वजह से गमलों में पानी के लिए बना दिया। पहले तो हम लोगों का और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।